बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अंदलीब साहब। नौजवान व्लॉगर हैं। आप इनके तज्ज़िये और तबसरे इनके यूट्यूब चैनल पर सुनते होंगे। आबिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को जो तीसरी मरतबा कौंसलर रसाई देने का फैसला किया है, उसके साथ साथ एक आर्डिनेंस जारी करके उनको अपील का हक दिया गया है। इस पर एक बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की जानिब से और सियासी हलकों में। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं, देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू है कि अगर आप हकायक को देखें, अगर आप कश्मीर को देखें, आप हिंदुस्तान का जो कश्मीरियों के साथ सलूक है उसको देखें। अगर आप इसी तरह के एक और हमारा जो कर्नल था, एक बेवकूफ आदमी जिसको उन्होंने ट्रेप किया और वहां जाके उन्होंने उसको ये कहा कि ये आईएसआई का काम के लिए काम करता है या ये काउंटर इंटेलिजेंस में पकड़ा गया, तो उसको देखें। तो उस नैरेटिव पे अगर बात होती है तो इस हद तक तो ये बात ठीक है कि कौंसल रसाई उसको अगर तीसरी बार ऑफर की जाती है और इसके लिए अगर स्पेशल जो है उसको स्टेटस दिया जाता है तो ये बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ये वो लोग बात करते हैं जो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं इस मामले पे। कुलभूषण यादव इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसको वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में सुर्खी का सबब बन रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि आज कुलभूषण यादव से प्रैक्टिकली इंडिया ने इनकार कर दिया, उसकी पुष्पनाही से इनकार कर दिया। उनको ये पता है कि अब हमारे लिए हमने इसको इस्तेमाल कर दिया है, अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तजलील का सबब बनेगा, इसमें अब कुछ भी नहीं है हमारे लिए, और वो अब उससे प्रैक्टिकली जान छुड़ा रहे हैं। वरना ये कौंसल रिसाई करना, आपको पता होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंदुस्तान का मुतालबा था। जब उनको इस बात का इदराक नहीं था कि कौंसल रिसाई उसको दे दी जाएगी, लेकिन प्रोटोकॉल चूंकि हमारे इदारों का होगा, प्रोटोकॉल चूंकि पाकिस्तान का होगा, किस प्रोटोकॉल में उसको कौंसल रिसाई देनी है ये हमारे इदारों ने डिसाइड करना था। जब पहले इन्होंने कहा कि उसको आप जो है वो हमारे उसकी फैमिली को बराह रास्त मिलाएं, तो जाहिर है वो एक स्पाई है, वो काउंटर इंटेलिजेंस में पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के लिए उस पाकिस्तान के खिलाफ उसकी बहुत ज्यादा सरगर्मियां थी, हिंदुस्तान का वो हाजिर सर्विस एक एजेंट था, और उसको उसका जो प्रोटोकॉल डिसाइड करना था वो हमारे इदारों ने करना था। उसको मिलाया गया। उसके बाद उस वक्त भी आपको पता होगा कि उनकी ये पूरी की पूरी कोशिश थी कि वो उसको एक दूसरे एंगल से पेश करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए। अभी आपने देखा फिर कि उनको फिर उन्होंने आलमी अदालत में ये कहा जी कि हमें कौंसल रसाई देनी चाहिए, और पाकिस्तान ने उसको ऑन किया। ये पाकिस्तान के दूसरा पहलू है कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी का सबूत है। जो पाकिस्तान ने जितने भी इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए हैं, जितने ट्रीटीज हैं, पाकिस्तान उनकी पासदारी करके एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से उनको मनवा रहा है, अपने आप को मनवा रहा है। आप यही चेहरा हिंदुस्तान का देखें। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों का आर्टिकल 370, उसके बाद से आज तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हिंदुस्तान की तरफ से हो रही हैं, और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल आउटलेट्स, मीडिया, जरायद और मैगजीन्स उनके खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन उन बेशर्मों को इस बात की शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का आप जिम्मेदार जो जिम्मेदाराना किरदार है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको आप सराहते हैं। लेकिन जब आप इस स्पेसिफिक चीज की तरफ देखते हैं कि क्यों बार बार उनको ये चीज ऑफर की जाती है, तो मैं आपको फिर ये कहता हूं कि ये एक टूल है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान इसको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इस पे किसी को, पाकिस्तानी को या किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप ये देखें कि इसका इंपैक्ट इंटरनेशनली क्या जाता है। आप ये बात मत देखें कि इसका इंपैक्ट लोकली क्या जाता है। आपने आज उसको कौंसल रिक्सेस दी और उसके जो एम्बेसडर्स थे वो उनको नहीं मिले, वो उनको आवाजें लगाता रहा, उनकी बात, उनसे वो सवाल करना चाहता था, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए ये पैगाम है जो इस वक्त हिंदुस्तान की जंग लड़ रहे हैं, जो चाइना में मरदार हुए, उनके लिए भी ये पैगाम है कि हिंदुस्तान जब चले हुए कारतूसों को इस्तेमाल एक दफा कर देता है और उसके बाद उनके पीछे वो खड़ा नहीं होता, उसके बाद उनको उनके लिए वो प्रोटोकॉल नहीं होता जो हाजिर सर्विस लोगों के लिए होता है। तो ये जो हाजिर सर्विस, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। अच्छा, अभी ये हमारे कुछ सियासतदान बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल जैसे लोग जब बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम सजाए मौत देने का, फांसी देने का बिल आता है, ये उसकी मुखालफत करते हैं। जब कुलभूषण का मामला आता है, जो एक इतना बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए कि भारत कहीं भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान उस जिंदा जीते जागते सबूत को भारत के सामने, उनका तोहफा उनके सामने रख सकता है, ये उसे फांसी देने का मुतालबा करते हैं। तो ये रियासत के बयानिए के अगेंस्ट क्यों चल रहे हैं? क्यों ये खारजा पॉलिसी के इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं?
मैं आपको एक बात बताऊं कुरैशी, अगर आपको याद होगा कि जब बच्चों के साथ जाति का मामला आया तो सबसे पहली मुखालफत जो की थी वो बिलावल जरदारी ने की थी कि आप जिन लोग बच्चों के साथ जाति करते हैं उनको सजा फांसी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के दौरे मायार हैं सिर्फ और सिर्फ सियासत में जिंदा रहने के लिए। कुलभूषण, अगर इनके पास आज पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी दे देता है, मुझे बताएं क्या कयामत आ जाएगी? कौन सा तीर या कौन सा आसमान गिर जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा इससे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान खुश होगा कि चले उनका एक जो एसेट था, उनकी एक कमजोरी थी, वो नक्शे से हट गई, वो खत्म हो गई, वो स्टोरी बंद हो गई। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एसेट है हिंदुस्तान का, ये एक जीता जागता सबूत है जिसको पाकिस्तान पूरी दुनिया में पेश कर सकता है। पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि ये बंदा खुद, इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, इसने हिंदुस्तान का जो रा का पैसा इस्तेमाल किया, रा ने स्पॉन्सर्ड किया लोगों को, पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें गंवाई, पाकिस्तान में मासूम लोगों को ट्रेप किया गया, बीएलए बनाई गई, ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये लोग इसलिए ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हामी लोग हैं ये, इनको पता है कि कुलभूषण को जब फांसी दे दी जाएगी तो स्टोरी खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर मुकालमा नहीं होगा, उसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। और यही हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इसको इसका सफाया कर दे, बात खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान जो जो की जो जो पाकिस्तान के लोग सोच समझ रखते हैं, उनको इस बात का इदराक है, और ये कौन सा रसाई देना पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, और हिंदुस्तान का उसको एक्सेप्ट ना करना उनकी वीकनेस है। अच्छा आबिद, हालिया दिनों एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान, पाकिस्तान और चाइना का जो ट्राइका बनने के ये चाहे बाहर बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट से भारत को ईरान ने अलग कर दिया। दूसरा, ईरान और चाइना का $400 बिलियन का एक मुआहदा हुआ है, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और जनूबी एशिया की पूरी पॉलिटिक्स से भारत किस तरह से आउट हो सकता है और भारत का क्या असर रसूख रह जाएगा? आप देखें, भारत नेपाल से आउट हुआ, भारत बांग्लादेश से आउट होने जा रहा है, भारत भूटान से आउट हुआ, भारत ईरान से आउट हुआ, भारत चाइना से आउट हुआ, भारत इवन अफगानिस्तान से आउट हुआ। देखें, आपको याद होगा सबसे पहली मुखालफत जो सीपेक था उसकी हिंदुस्तान की तरफ से सामने आई थी, सबसे ज्यादा तहफुजात हिंदुस्तान की तरफ से सामने आए थे, और फिर अमेरिका के कहने पे हिंदुस्तान ने चाबहार की में अपनी इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ सीपेक को कंटेन करने के लिए बनाया था। अब जब ईरान के वजीर खारजा ने उस वक्त कहा कि सीपेक जो है ये एक्सटेंशन है, चाबहार इसकी गवादर की एक्सटेंशन है और हम सीपेक से मुस्तफीद होंगे, और भारत को उसका हिस्सा नहीं मिला, उसी दौरान आपने देखा कि भारत ने बीएलए को एक्टिवेट कर दिया, उसी दौरान आपने देखा कि भारत ने गिलगित में कुछ ऐसे अनासर की पुष्पनाई शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। आज हिंदुस्तान इनसर्कल हो रहा है, आज हिंदुस्तान पूरे खित्ते के अंदर तनहा हो रहा है, और आज अगर गवादर के पैनल पे चाबहार आती है तो आप देखें जितनी भी मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, जितनी भी यूरोप और अफ्रीका की ये कनेक्टिविटी है मेडिटेरेनियन से, ये सारी की सारी इसी एक ट्रेड रूट से जाएगी। आप अगर नक्शा उठा के देखें, हिंदुस्तान हर तरफ से इनसर्कल हो गया। जिस तरह हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, बिल्कुल इसी तरह तजारती एतबार से अगर ये राहदारी इंडिया के लिए इस्तेमाल नहीं होती तो इंडिया भी एक लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा। इंडिया के पास समुद्र में उतरने के लिए और इससे ज्यादा कोई सेफ रूट हो ही नहीं सकता था। तो ये मेरे ख्याल में एक विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए, और मैं हमेशा, आपको पता है कि कुछ बहुत सारी चीजों में ईरान को ये क्रेडिट देता हूं, और बहुत सारे लोग शायद इससे इख्तिलाफ करते हैं कि मैं सऊदी अरब की जो शेख है उनके खिलाफ क्यों बात करता हूं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान को इस बात का इदराक हो गया कि ये हिंदुस्तान डूबने वाला है, हिंदुस्तान किसी और के हाथों में खेल रहा है, और उन्होंने बिलाखिर चाइना को कबूल किया, और उन्होंने रशिया को कबूल किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो उनके हैं बड़े देरीना ताल्लुकात। तो इसमें ये जो ड्रॉप हुआ है इसमें पाकिस्तान ऑन बोर्ड है। जो लोग ये बात कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, वो गलत बात करते हैं। उनको इदराक नहीं है कि ये जो ट्रेड रूट है ये एक ही ट्रेड रूट है, गवादर से चाबहार, और चाबहार से फिर बंदर अब्बास, और इस तरह फिर आगे मेडिटेरेनियन तक ये पूरा एक ट्रिक बनता है। अच्छा आबिद, जिस तरह जनूबी एशिया के अंदर जो एक तब्दीलियों का अमल चल रहा है, भारत जनूबी एशिया की एक डोमिनेंट पावर थी, अब वो तकरीबन आउट हो चुकी है, चाइना जनूबी एशिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। इस तमाम तर सिनारियों के अंदर कश्मीर का जो कज़िया है वो फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत का माबेन। आप कश्मीर के मसले का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आप ये बात करें कि हिंदुस्तान डोमिनेंट पावर एशिया में, तो मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। हिंदुस्तान एशिया में बिल्कुल भी डोमिनेंट पावर नहीं है। आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी जनूबी एशिया में। क्या कह रहे हैं आप? जनूबी एशिया में, हाँ ठीक है, इस हद तक तो ये बात ठीक है। जनूबी एशिया में डोमिनेंट पावर
आप इस वक्त हिंदुस्तान की जी मीशत को उठा के देखें, पिछले 10 सालों में जो मोदी ने तबाही की है वो किसी दुश्मन को या किसी पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं है। जहां तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है वो इसी तरह हमें उम्मीद है चलती रहेगी। उसमें कोई उसका हाथ पकड़े या ना पकड़े, पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो या ना हो, पाकिस्तान की अफवाज उनके पीछे खड़ी हो या ना हो, वो लोग लड़ना जानते हैं। 70 साल से वो लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। और आप ये देखिएगा किस्मत में इंशाल्लाह उनकी आजादी होगी तो उनको वो जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आबिद। मुझे शफकत अली को और आबिद अंदलीब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।